नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास 12 की गणित के अध्याय नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की प्रश्नावली 2.1 का हम परिचय देखेंगे इस लेक्चर के अंदर और उदाहरण 1 और 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। प्रश्नावली 2.1 का संपूर्ण हल भी देखने वाले हैं। तो 2.1 से रिलेटेड जितने भी परिचय है, उदाहरण हो, प्रश्न है, वो उन सब का हल हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्नावली 2.1 का परिचय, उसकी थ्योरी। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, प्रश्नावली 2.1 का परिचय स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहले थोड़ा सा रिवीजन करेंगे क्लास 11th में जो आप लोगों ने त्रिकोणमितीय फलन पढ़े हुए हैं उन सभी का थोड़ा सा आपको याद करवाता हूँ। देखिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और लास्ट में कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय फलन आप लोगों ने क्लास 11 में, क्लास 10th में पढ़े हुए हैं, है ना। तो थीटा की जगह पे वेरिएबल जो वो अक्स भी हो सकता है कि साइन अक्स, कोस अक्स, टेन अक्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये भी याद होगा क्लास 11th में आप लोगों ने प्रांत और परिसर भी देखे हुए हैं इन सभी फलनों के। रिवीजन करवा देता हूँ मैं। साइन का प्रांत होता है आर, परिसर होता है -1 से 1 तक का वास्तविक अंतराल, बंद अंतराल। कोस में भी यही होता है, सेम टू सेम। टेन देखिए, टेन की वैल्यू जो है, प्रांत क्या होता है वो समझते हैं। टेन में कुछ ऐसी वैल्यू भी होती है जिन पे थीटा की ऐसी वैल्यू भी होती है टेन में जिन पर टेन थीटा इन्फिनिटी बनता है। वो कब बनता है हमको पता है, क्लास 10th में देखा हुआ है कि टेन थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है जी। और टेन थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी कब बनेगी, जब कोस थीटा, हर में जो कोस थीटा वो जीरो बनेगा। क्योंकि साइन तो ऊपर कुछ भी हो, अगर नीचे जो वैल्यू है वो अगर जीरो बनी तो डेफिनेटली रिजल्ट क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो कोस में जीरो कब बनता है, कोस जीरो कब बनता है, थीटा की कौन सी वैल्यूज पे बनता है, याद होगा आपको। कोस π/2 जो है वो जीरो होता है। याद होगा आपको कोस 3π/2 क्या होता है, जीरो होता है। तो उन सब वैल्यूज़ को हम हटा देंगे जिन पर कोस जीरो बनाता है, क्योंकि नीचे जीरो बना तो टेन ऑटोमेटिक इन्फिनिटी बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो वो कौन सा सेट होगा, तो देखिए π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, माइनस में भी ऐसे चलेगा, -π/2, -3π/2। इन सब पर ये सब वैल्यू हम अगर थीटा की पुट करें कोस में तो रिजल्ट आता है जीरो। इन सब का एक सेट बनाएं तो सेट क्या बनेगा, सेट बनेगा अक्स जहाँ, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहा हूँ मैं, अक्स जहाँ अक्स बराबर, देखिए आप ध्यान से, यहाँ 1, 3, 5, 7 क्या है, ये विषम संख्याएँ, विषम पूर्णांक है और साथ में π/2 आ रहा है। तो विषम पूर्णांक आपको पता है किस फॉर्म में होते हैं, 2n+1 की फॉर्म में होते हैं और बाहर π/2 कॉमन है ही सभी में। ये वैल्यू हम सारी हटा देंगे, n आएगा पूर्णांकों से n की वैल्यू पुट करते जाइए। जैसे मैंने 0 पुट किया तो π/2 बनेगा, 1 पुट किया 3π/2 बनेगा, -1 पुट किया तो -π/2 बनेगा। बात समझ में आ रही है। इन सब, ये सारी जितनी भी थीटा की वैल्यू होंगी वो हम कोस में पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा जीरो, और 10 में पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा इन्फिनिटी। ठीक है, पुट करके देख लीजिए कि जैसे मैं 10π/2 का मान निकालता हूँ तो वो बनेगा साइन π/2 बटे कोस π/2। तो नीचे आएगा, ऊपर तो एक, नीचे जीरो, यानी कि इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी जो है वो रियल नंबर तो होता नहीं है, तो वो हमको परिसर में रियल वैल्यू मिलेगी नहीं, इन्फिनिटी जो है, तो वो हम हटा देंगे प्रांत से, थीटा की वैल्यू हटा देंगे तो फिर परिसर में भी इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो थीटा की वो वैल्यू हम हटा देंगे, यानी कि r माइनस अक्स जहाँ अक्स बराबर 2n+1 π/2, n बिलोंग्स टू z, ये हम हटा देंगे। ठीक है, और तब हमको परिसर हमको तब उस कंडीशन में क्या मिलता है पता है आपको, तब हमको r मिलता है, रियल नंबर 10 में। कोट में भी हमको परिसर r ही मिलेगा, लेकिन कोट में हम क्या हटाएं, थीटा की कौन सी वैल्यू हटाएंगे। देखिए कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। सही बात है क्या, क्लास 10th में पढ़ा हुआ आप लोगों ने। तो साइन थीटा यहाँ पे अगर जीरो हुआ, ऊपर कोस कुछ भी हो, साइन थीटा नीचे जीरो हुआ तो इन्फिनिटी बनाएगा। साइन थीटा जीरो कब होता है, जब साइन जीरो होगा, जब साइन पाई होगा। ये सारी वैल्यू हम हटाएंगे क्योंकि ये रिजल्ट हमको जीरो देती है। बात समझ में आ रही है, ये रिजल्ट हमको जीरो देती है। तो ये सेट बनेगा 0, π, 2π, 3π, यानी कि n π का सेट बनेगा, वो हटा देंगे। r माइनस अक्स जहाँ अक्स बराबर n π और n बिलोंग्स टू z।
ये हमने हटा दिया। ये हटाते ही अब कोड जो वो इन्फिनिटी रिजल्ट देगा ही नहीं, रियल वैल्यू देगा। ठीक है, ऐसे ही सेक की बात करता हूँ मैं। तो सेक थीटा, देखो जो सेक थीटा आपको पता है, सेक थीटा होता है 1/कोस। तो नीचे कोस आ रहा है, तो जो 10 में कोस आ रहा था और जो सिचुएशन 10 में बन रही थी वही सिचुएशन यहाँ पे सेक में बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हर में कोस आ रहा है, डिनोमिनेटर में कोस आ रहा है। तो 10 में क्या था, प्रांत वही होगा सेक में, यानी कि r माइनस अक्स, जहाँ अक्स बराबर 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू z। r में से ये सारी वैल्यू हम हटा देंगे, π/2 3π/2 वाली, तब सेक जो वो रियल वैल्यू देगा। लेकिन देता क्या है, r -1 से 1 तक का ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। हमको -1 से 1 के बीच की वैल्यू कभी सेक में मिलती नहीं है, इसलिए हम हटा देते हैं परिसर में से, यानी कि r में से हटा देते हैं ये वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही हमको कोसेक में भी यही वैल्यू मिलती है, सेम टू सेम। लेकिन कोसेक आपको पता है क्या होता है, कोसेक होता है 1/साइन, और 1/साइन साइन अपॉन में किस में आ रहा था, कोट में आ रहा था, अपॉन में। तो जो कंडीशन कोट में थी वही कोसेक में लग जाएगी प्रांत के लिए। तो कोट में जो प्रांत था वही कोसेक में हो जाएगा, मतलब r माइनस अक्स, जहाँ अक्स बराबर n π, ये हम हटा देंगे सारी वैल्यू n π वाली। ठीक है, r में से ये हम हटा देंगे, माइनस कर रहे हैं मतलब हटा रहे हैं। ये थे प्रांत और परिसर त्रिकोणमितीय फलनों के, आपको याद आ गए होंगे अच्छी तरह से। अब देखो चैप्टर 1 में आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी हुई है, अगर वो लेक्चर नहीं देखें चैप्टर 1 के तो प्लीज़ पहले वो देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। थोड़ा सा मैं और रिवीजन आपको करवा देता हूँ। देखिए जैसे कोई फलन है f, वो a समुच्चय से b समुच्चय में परिभाषित है। तो ये फलन f व्युत्क्रमणीय कब होता है, प्रतिलोमीय कब होता है, जब ये फलन एककी आच्छादक होता है। अगर आपको याद हो तो जब ये फलन एककी आच्छादक होता है तब जाके ये क्या होता है, व्युत्क्रमणीय होता है। और व्युत्क्रमणीय होता है तो इसका प्रतिलोम विद्यमान होता है, और वो प्रतिलोम f इन्वर्स होता है, और वो b समुच्चय से a समुच्चय में परिभाषित होता है। ठीक है, ध्यान रखें ये चीज़, f एककी आच्छादक है तभी उसका वो व्युत्क्रमणीय होगा, उसका इन्वर्स फलन विद्यमान होगा, और वो भी क्या होगा, f इन्वर्स भी एककी आच्छादक होगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर इस चैप्टर नंबर 2 में जितने भी प्रतिलोमीय फलन हैं, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन हैं, उन सब के प्रतिलोम फलन परिभाषित करना चाहते हैं। ओके, और प्रतिलोम फलन परिभाषित करना चाहते हैं तो ये सारे फलन जो हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, एककी आच्छादक होने चाहिए अपने प्रांत और परिसर में। अगर ये एककी आच्छादक नहीं है तो प्रतिलोम फलन मिलेंगे नहीं, और ये वास्तव में एककी आच्छादक हैं ही नहीं, ये एककी नहीं है सारे के सारे फलन। क्योंकि जैसे हम साइन का ग्राफ देखते हैं ना, देखिए एक ग्राफ बता देता हूँ आपको साइन का। साइन में क्या होता है, 0 पे वैल्यू 0 होती है, पाई पे वैल्यू 0 होती है, 2π पे वैल्यू 0 होती है, 3π पे 0 होती है, फिर π/2, π/2 पे वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे आती है वैल्यू, ये अगर 1 है तो यहाँ पे 1, यहाँ -1, 3π/2 पे वैल्यू -1 होती है, 3π/2 पे, यानी कि ग्राफ जो वो ऐसे चलता है, फिर -1, ठीक है ना, कैसे चलता है, इस तरह से ऐसे चलता है। ठीक है ना, तो ये फलन जो है साइन थीटा वाला, ये है बहुएकी फलन। कैसे है, जैसे देखो साइन 0 की वैल्यू क्या है, साइन 0 की वैल्यू भी 0 है, और साइन पाई की वैल्यू क्या है, साइन पाई की वैल्यू भी 0 है। तो दो अलग अलग अवयव हैं, 0 और पाई, उन दोनों का रिलेशन किसके साथ है, 0 के साथ। तो ये हुआ बहुएकी, बहुतों का रिलेशन 1 के साथ। ठीक है, तो ये एककी फलन नहीं है, तो इनको एककी फलन बनाना पड़ता है। ये सारे फलन एककी नहीं है, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है उनको एककी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसका पूरा ग्राफ हम देखें तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे मान लीजिए ये पूरा सही ढंग से बनाता हूँ मैं, एक सेकेंड, पूरा सही ढंग से बना देता हूँ। यहाँ देखिए -π, यहाँ -2π, ठीक है, और यहाँ बीच में -π/2, यहाँ -3π/2,
ओके, तो देखो वैल्यू कैसे आती है, -π/2 पे वैल्यू -1, ठीक है ऐसे, फिर पाई पे 0, फिर -3π/2 पे वैल्यू 1, तो ये ऐसे वैल्यू आती है, ठीक है, ऐसे आता है ये ग्राफ। तो अगर हम यूँ देखें कि -π/2 से π/2 के बीच में हम अगर प्रांत लेते हैं, यानी कि r प्रांत न लेकर -π/2 से π/2 तक का लेते हैं, तो ये साइन का जो फंक्शन है वो परिसर तो हमको क्या देगा, -1 से 1 तक दे रहा है ना। देखिए -π/2 पर क्या दे रहा है, -1 दिख रहा है आपको, और π/2 पे क्या दे रहा है, 1 दे रहा है रिजल्ट में, ठीक है। तो जब हम साइन का प्रांत प्रतिबंधित कर देते हैं, छोटा ले लेते हैं, अंतराल ले लेते हैं -π/2 से π/2 तक अगर हम ले लेते हैं, तो इसका परिसर जो है वो क्या होगा, वो -1 से 1 तक ही रहेगा। लेकिन ये फलन क्या बन जाएगा, ये फलन एक एक ही आच्छादक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही आगे हम ले लें π/2 से 3π/2, फिर 3π/2 से आगे हम ले लें, यहाँ पर ये इतनी वैल्यू ले लें, ठीक है, 3π/2 से 5π/2 ले लें। ऐसे अगर हम अंतराल ले लेते हैं, तो इन सब अंतरालों में यानी कि प्रांत हम ऐसे ले लें कि π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2 ऐसे ले लेते हैं ना, तो साइन जो वो क्या हो जाएगा, एक एक ही आच्छादक हो जाता है, ठीक है। और जो हम देखिए ये मूल बिंदु है ना अपना, अगर हम सामान्य रूप में सिंपल भाषा में बात करें तो मूल बिंदु के आसपास का जो हम अंतराल लेते हैं उसको हम बोलते हैं मुख्य वैल्यू, मुख्य परिसर, मुख्य शाखा, ये सब बोलते हैं, मुख्य मान, ये सब उसी के नाम है। और उसी को हम लेंगे, इसी अंतराल को हम लेने वाले हैं जो मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट है 0 वाला, उसके आसपास का है, उसी अंतराल को हम प्रांत में यहाँ पर लेंगे। तो ऐसे ही हम सभी जितने भी फलन हैं त्रिकोणमितीय फलन, उन सबको क्या कर देते हैं, प्रतिबंधित। तो करते हैं प्रतिबंधित, तो देखिए प्रांत क्या होगा इनका, देखिए परिसर जो वो तो सेम रहेगा, यही परिसर में तो कुछ भी चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। लेकिन प्रांत बदल जाएगा अब, क्योंकि हम इनको क्या बना रहे हैं, एक एक ही आच्छादक बना रहे हैं। एक एक ही आच्छादक होने के लिए प्रांत क्या होगा, वो देखिए साइन का प्रांत मैंने बोला -π/2 से π/2 कर देंगे, तो ये एक एक ही आच्छादक हो जाएगा। ऐसे कोस का अगर मैं 0 से पाई कर दूंगा ना, तो ये एक एक ही आच्छादक हो जाएगा। ऐसे ही मैं टेन का जो है -π/2 से π/2 के बीच, π/2 पे तो गड़बड़ है, π/2 तो हम ले ही नहीं सकते, वो तो हमने हटाया हुआ है। तो -π/2 से π/2 के बीच अगर ले लेंगे प्रांत, तो ये एक एक ही आच्छादक हो जाएगा। कोट जो वो 0 से पाई के बीच ले लूँगा, क्योंकि पाई तो ले ही नहीं सकता और 0 नहीं ले सकता, n पाई हमने हटाया हुआ है। 0 पे कोट 0 इन्फिनिटी बनाता है, पाई पे भी इन्फिनिटी बनाता है, तो वो हम ले नहीं सकते। तो 0 से पाई का बंद खुला अंतराल हम लेंगे, ठीक है। ऐसे ही सेक थीटा जो है, तो जो वैल्यू हमने देखी कोस में ली हुई है वही हम सेक में ले लेंगे 0 से पाई तक। लेकिन सेक में π/2 आएगा नहीं, तो 0 और पाई के बीच में π/2 आता है, वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि सेक π/2 इन्फिनिटी बनाता है, तो ये हटा देंगे हम, ठीक है। ऐसे ही कोसेक की बात करूँ मैं, तो जो साइन में है वही कोसेक में आ जाएगा, यानी कि -π/2 से π/2। लेकिन कोसेक में 0 नहीं आता, और -π/2 से π/2 के बीच 0 होता है, तो 0 हटा दीजिए। तो अगर ये प्रांत हम ले लेते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के और परिसर सेम रहेंगे, तब ये फलन क्या बन जाएंगे, एक एक ही आच्छादक बन जाएंगे। और उस कंडीशन में इनके प्रतिलोम फलन हम परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए मैंने बोला था अभी भी आपको कि f a से b परिभाषित है और एक एक ही आच्छादक है, तो f इन्वर्स विद्यमान होगा और वो b से a होगा। तो यहाँ पर प्रांत है a, परिसर है b, तो इनका इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, फिर इन सभी का इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, परिसर से प्रांत में परिभाषित होगा, b से a में, ठीक है। तो अब हमको वही याद रखना है, तो बस उल्टा लिखना है हमको कि साइन इन्वर्स अक्स, कोस इन्वर्स अक्स, टेन इन्वर्स अक्स, कोट इन्वर्स अक्स, सेक इन्वर्स अक्स और कोसेक इन्वर्स अक्स। ये 6 त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम फलन होंगे सभी के क्रम से, और इनके प्रांत और परिसर क्या होंगे, प्रांत परिसर। तो जो त्रिकोणमितीय फलनों के परिसर हैं वही यहाँ पे प्रांत हो जाएंगे। मतलब ये हैं परिसर, देखो
ये इतने परिसर हैं, बी है ये, तो यही क्या हो जाएंगे, यहाँ पर प्रांत हो जाएंगे, यही यहाँ पर प्रांत हो गए। ठीक है, साइन इनवर्स का प्रांत क्या हो गया, -1 से 1 तक का। अब देखिए मैंने यहाँ पर अक्स क्यों लिया हुआ है, क्योंकि अक्स जो है वो देखिए प्रांत होगा, प्रांत में वैल्यूज़ है ना, प्रांत में क्या है यहाँ पर वैल्यूज़ हैं। और यहाँ मैंने थीटा क्यों लिया था वेरिएबल, क्योंकि थीटा जो लेते हैं हम एंगल लेते हैं यहाँ पे, आपको पता है। यहाँ साइन कोस टेन कोट इन सभी में जो प्रांत होता है वो एक एंगल के रूप में होता है, π/2 पाई 3π/2 ऐसे लेते हैं। ठीक है, अब परिसर क्या हो जाएगा इनका, जो हमने जिस प्रांत में हमने इन सभी को एक एक ही आच्छादक किया हुआ है वो सारे प्रांत जो हैं ये वाले, ये सब हो जाएंगे परिसर। ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पे हो गए परिसर, ये सब यहाँ पे परिसर हो गए, क्योंकि ये तो है बी, ये है ए। तो साइन इनवर्स अक्स का प्रांत है -1 से 1 तक का अंतराल, और परिसर है -π/2 से π/2 तक का अंतराल। और ये जो परिसर है इसी को हम बोलते हैं मुख्य मान अंतराल बोलते हैं, मुख्य मान बोलते हैं, मुख्य शाखा बोलते हैं, मुख्य परिसर भी इसी को बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये सब इसी के नाम है। तो जब भी हमको बोलेगा कि मुख्य मान बताओ तो हमको इस अंतराल में बताना है। अब मुख्य मान कैसे निकालते हैं ये सब आपको याद हो जाने चाहिए, प्रांत और परिसरी, इन्वर्स फलनों के, प्रतिलोम फलनों के। अब देखो बहुत ही ज़रूरी बात है, हमसे यही सवाल पूछेगा यहाँ से कि मुख्य मान बताओ, मुख्य मान ज्ञात करो। जैसे मैंने बोला कि साइन इनवर्स अक्स की जगह मैं वैल्यू लूँगा प्रांत में, मान लो मैंने ले लिया -1/2, साइन इनवर्स -1/2, इसका मुख्य मान बताओ। तो इसके बराबर मैंने y लिया, तो y जो है वो परिसर से आएगा, और साइन इनवर्स का परिसर हमने क्या लिया हुआ है, -π/2 से π/2 तक, यानी कि y बिलोंग करना चाहिए अगर मुख्य मान निकाल रहे हैं तो इस अंतराल से। ठीक है, आप कैसे निकालेंगे देखिए, दोनों तरफ मैंने साइन का फंक्शन लिया, तो साइन इनवर्स -1/2 बराबर साइन y। आगे हम सीखेंगे कि साइन से साइन इनवर्स कट हो जाता है और वैल्यू हमको मिलती है अंदर वाली वैल्यू, यानी कि -1/2। ठीक है, ये हम आगे सीखेंगे। अभी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको बता रहा हूँ। आप चाहो तो इस साइन इनवर्स को इधर भी लेके आ सकते हो, साइन बना सकते हो। ठीक है, ध्यान रखो एक चीज़, हमेशा इन्वर्स का फंक्शन जो है उससे नॉर्मल फंक्शन बन सकता है। मतलब साइन इनवर्स अक्स बराबर है अगर थीटा है तो हम अक्स बराबर साइन थीटा ले सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर साइन थीटा बराबर अक्स दिया हुआ है तो हम हमेशा थीटा बराबर वापस साइन इनवर्स अक्स नहीं बना सकते, वापस हम इनवर्स फंक्शन नहीं बना सकते। ये हमेशा ध्यान रखना, वो तभी बनेगा जब ये साइन का फलन जो वो एक एक ही आच्छादक होगा। अगर ये एक एक ही आच्छादक है तभी हम इनवर्स फंक्शन बना पाएंगे, वरना नहीं। लेकिन इनवर्स फंक्शन आपको पहले से दिया हुआ है तो आपको पता है ये तभी बना है जब इसका नॉर्मल फलन जो वो एक एक ही आच्छादक था, और ये भी एक एक ही आच्छादक है। बात समझ में आ रही है क्या? आ जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब हमको तो y की वैल्यू निकालनी है। आपको पता होगा साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में 1/2 वैल्यू बताइए, साइन π/6 की वैल्यू होती है ना, बराबर साइन y। इस माइनस को हटाना पड़ेगा, इस माइनस को हटाना पड़ेगा। क्वाड्रेंट में आइए, चतुर्थांशों में, ये पहला फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। हम देखेंगे साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, तो साइन नेगेटिव फोर्थ में होता है और थर्ड में होता है। फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है। ठीक है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन और कोट थर्ड में पॉजिटिव, और कोस और सेक फोर्थ में पॉजिटिव, यही होता है। तो नेगेटिव यहाँ पे है, यहाँ वैल्यू होती है पाई, और यहाँ होती है 2π या 0, यहाँ π/2, यहाँ 3π/2। तो हमको अक्स के आसपास की वैल्यू देखनी है, तो इसको चेंज कैसे करेंगे, नेगेटिव कैसे हो गई। अगर मैं ऐसे ले लेता हूँ साइन पाई प्लस π/6, तो ये क्या बनाएगा बताइए ज़रा, साइन पाई प्लस π/6 क्या बनाएगा।
देखिए पाई है तो साइन का साइन रहेगा, पाई प्लस थीटा कर रहे हैं तो तीसरे क्वाड्रेंट में वैल्यू आई तो साइन होगा नेगेटिव माइनस, और साथ में ये अंदर वाला थीटा यानी कि पाई/6, तो ये क्या बनेगा माइनस साइन पाई/6। इसका मतलब माइनस साइन पाई/6 के बराबर एक वैल्यू तो क्या हुई साइन पाई प्लस पाई/6। साइन पाई प्लस पाई/6 जो है वो माइनस साइन पाई/6 ही बनेगा, ठीक है। तो एक तो इसके बराबर साइन वाई हो गया। दूसरा यहाँ भी तो साइन नेगेटिव है फोर्थ में, यानी कि नीचे हम लेते हैं तो माइनस थीटा लेते हैं, है ना, यानी कि साइन माइनस थीटा जो वो क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है ना, क्योंकि फोर्थ में नेगेटिव होगा साइन, माइनस बाहर आ जाता है। बात सही है। तो यहाँ माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, उसका हम बना सकते हैं साइन माइनस पाई/6। साइन या क्या बनेगी वैल्यू कि साइन माइनस पाई/6 बराबर साइन वाई, ये दो वैल्यू बनेंगी। तो वाई की आपके पास दो वैल्यू आएंगी, एक तो यहाँ से आएगा साइन से साइन कट किया तो वाई बराबर आएगा 7 पाई/6, पाई प्लस पाई/6 क्या बनेगा, एक तो आएगा वाई बराबर पाई प्लस पाई/6, दूसरा आएगा वाई बराबर माइनस पाई/6। अब बताओ कौन सी वैल्यू जो है वो इस अंतराल से माइनस पाई/2 से पाई/2 में आएगी। डेफिनेटली आपको दिख रही है माइनस पाई/6 जो है माइनस 30 डिग्री होता है, वो बिलोंग करेगा किससे माइनस पाई/2 से पाई/2, मतलब माइनस 90 से 90 के बीच में आएगा। ये वैल्यू पाई से ही बड़ी हो गई, तो ये तो हम ले ही नहीं सकते, इस अंतराल में है ही नहीं। इसका मतलब मुख्य मान क्या है, मुख्य मान है माइनस पाई/6। तो ये पूरे क्वाड्रेंट में हमको देखना पड़ेगा कि कोई फंक्शन नेगेटिव कहाँ पे है, उसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यू देखेंगे। बात समझ में आ रही है। और लास्ट में जो वैल्यू परिसर से बिलोंग करेगी वही मुख्य मान होगी। क्लियर है। एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे मैंने लिया कोस माइनस 1/2, कोस इन्वर्स माइनस 1/2, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसके बराबर मैंने वाई लिया, तो आपको पता है कोस इन्वर्स का जो परिसर है वो है 0 से पाई तक का, ठीक है। तो ये वैल्यू 0 से पाई तक इस अंतराल में आ सकती है, ठीक है, वाई की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, माइनस 1/2 बराबर कोस वाई बन जाएगा। नॉर्मल फंक्शन बना दिया, इधर लेके आ गए, या फिर दोनों तरफ कोस ले लिया, ठीक है। अब देखो कोस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, माइनस तो मैंने लगा दिया यहाँ पे। 1/2 कौन होता है, कोस पाई/3 होता है। जो साइन में पाई/6 है ना, वही कोस में पाई/3 जो है वो 1/2 देगा हमको, बराबर कोस वाई। कोस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, देखो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है ना, कोस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, सेकंड में नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, यहाँ होता है दो जगह पे। यहाँ पाई है, मतलब कोस पाई माइनस थीटा वो होगा माइनस कोस थीटा, या फिर कोस पाई प्लस थीटा वो भी क्या होगा माइनस कोस थीटा। बात समझ में आ रही है। ये दोनों वैल्यू नेगेटिव होंगी। फोर्थ में पॉजिटिव होता है कोस, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये क्वाड्रेंट तो आपको पता ही होंगे, चतुर्थांश। तो इसका मतलब यहाँ वैल्यू क्या बनेगी, एक तो कोस वाई बराबर एक तो बनेगा कोस, देखिए माइनस कोस थीटा, थीटा की जगह पाई/3 आ रहा है, तो एक तो बनेगा कोस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई/3 बनेगा, एक तो पाई माइनस पाई/3। मतलब इसको वापस हम चेंज करें तो ये रिजल्ट आएगा। क्यों आएगा, फिर से बता रहा हूँ। पाई माइनस पाई/3 मतलब दूसरे चतुर्थांश में है, पाई है तो कोस का कोस रहेगा, दूसरे चतुर्थांश में माइनस आ जाएगा और थीटा आ जाएगा साथ में, इसलिए ये वैल्यू आएगी। या फिर कौन सी वैल्यु आएगी, कोस वाई बराबर आएगा पाई प्लस थीटा, यानी कि कोस माइनस कोस पाई/3 है ना, इसका बन जाएगा कोस पाई प्लस पाई/3, कोस पाई प्लस पाई/3, ठीक है। हमको देखना नेगेटिव है क्या, नेगेटिव कहाँ कहाँ कोस, दूसरे और तीसरे में। दूसरे और तीसरे में हम पाई प्लस क्या कर सकते हैं, पाई माइनस क्या कर सकते हैं, यानी कि पाई प्लस पाई/3 कर सकते हैं। यहाँ पे थीटा पाई/3 है तो पाई प्लस पाई/3 कर दो, पाई माइनस पाई/3 कर दो, ठीक है। अब इस अंतराल में 0 से पाई के अंतराल में कौन सा आ रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से तो आएगा वाई बराबर 2 पाई/3, और यहाँ आएगा पाई प्लस आ रहा है ये तो
तो ये तो पाई से बड़ी वैल्यू होगी, ये तो हम लेंगे नहीं, तो यही वैल्यू आएगी 0 से पाई के बीच में, तो y बराबर आ जाएगा 2π/3। ऐसे निकलता है मुख्य मान। ठीक है, एकदम सिंपल है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो भी समझ लीजिए यहाँ पे, फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी आपको। क्या है, देखिए इन्वर्स का जो फंक्शन है साइन इन्वर्स एक्स, और एक वैल्यू होती है साइन एक्स का होल इन्वर्स, और एक वैल्यू होती है साइन एक्स का इन्वर्स। इन तीनों वैल्यूज़ में दिक्कत होती है बच्चों को। कई बच्चे सोचते हैं कि ये तीनों एक ही वैल्यू हैं, ये तीनों वैल्यू अलग अलग होती हैं, ये कभी भी बराबर नहीं होती है एक दूसरे के। साइन इन्वर्स एक्स जो वो सिर्फ साइन का एक प्रतिलोम फलन है, और उसका क्या है, बस ये संकेत मात्र है कि साइन का जो प्रतिलोम फलन है, साइन का प्रतिलोम इन्वर्स, उसका संकेत है बस। ठीक है, साइन एक्स का होल इन्वर्स का क्या मीनिंग है, देखिए साइन एक्स का होल इन्वर्स का मीनिंग आपको पता हो गया, पावर लग रही है -1, तो ये बन जाएगा 1/sin x, यानी कि कोसेक एक्स। तो ये तो है कोसेक एक्स, ठीक है ना, ये तो कोसेक एक्स है, 1/sin x बन गया, और ये हो गया कोसेक एक्स। ठीक है, और साइन एक्स का इन्वर्स जो है उसका क्या मीनिंग है, साइन 1/x, ये है साइन 1/x। तो ये तीनों वैल्यू अलग अलग हैं। ठीक है, ये कभी बराबर नहीं होती है। ये अगर समझ में आ गया तो हम एग्जांपल्स पे आते हैं। अब देखो उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है, साइन इन्वर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रश्न आता है मुख्य मान वाला, तो क्या करना है हमको, साइन इन्वर्स 1/√2 बराबर मैंने y ले लिया, तो मुख्य मान जो है वो किससे बिलोंग करेगा साइन इन्वर्स में, -π/2 से π/2 के इस परिसर से। ठीक है, अब क्या करना क्या है हमको लिखना है 1/√2 = साइन y। इन्वर्स के फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन बना दिया लेफ्ट साइड से राइट साइड में। ठीक है, आप जाओ तो दोनों तरफ साइन ले लो, और वहाँ से भी यही वैल्यू आएगी। अब 1/√2 किसका मान होता है साइन में, साइन π/4 का मान होता है कि नहीं होता, तो = साइन y। तो यहाँ से हमको y क्या मिलेगा, y बराबर मिलेगा π/4, और π/4 जो वो इस अंतराल में है, π/4 जो -π/2 से π/2 के बीच में होता है, क्योंकि π/4 है 45 डिग्री, और ये -90 से 90 तक की वैल्यू जा रही है। ठीक है, तो ये मुख्य मान हो गया अपना। उदाहरण नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, कोट इन्वर्स -1/√3 का मुख्य मान। तो यहाँ भी मुख्य मान निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे, कोट इन्वर्स -1/√3, इसके बराबर मैंने y ले लिया, तो कोट का जो परिसर है वो क्या है, यानी कि y की वैल्यू कहाँ से आएगी, मुख्य मान कहाँ से आएगा। अगर आपको याद हो तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ वो इंडेक्स। देखिए कोट इन्वर्स एक्स का परिसर है 0 से पाई का ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये 0 से पाई तक का जो के बीच जो ओपन इंटरवल है उससे y आना चाहिए, मुख्य मान का मतलब यही है। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो -1/√3 बराबर कोट y। ठीक है, कोट इन्वर्स का राइट साइड में कोट y हो गया, कोट हो गया। और अब आपको पता है कि 1/√3 कोट में किसकी वैल्यू होती है, देखो टेन में तो होती है ये 1/√3 जो वो π/6 की, और कोट में ये बनेगी π/3। ठीक है, तो ये बनेगा माइनस कोट π/3 बराबर कोट y। अब इस माइनस को हम हटाएंगे तो हम देखेंगे कोट जो वो कहाँ पे नेगेटिव होता है, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो कोट ही पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं तो कोट होगा यहाँ पे नेगेटिव, और फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ कोट होगा नेगेटिव, सेकंड में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो कोट नेगेटिव है सेकंड, थर्ड में कोट और टेन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में कोट होगा नेगेटिव, और फोर्थ में कोट नेगेटिव है ना। तो सेकंड में यहाँ पाई होगा और यहाँ -θ बोल दीजिए या 2π - θ बोल दीजिए, एक ही बात है। अब देखो पाई -θ सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सही बात है, और यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा -θ या फिर 2π - θ। सही बात है क्या, सही बात है। हमें 0 और पाई के बीच में वैल्यू चाहिए, तो 0 और पाई के बीच में वैल्यू देखिए, 0 पाई का ये इंटरवल है इतना, तो पाई -θ वाला ये आएगा, मतलब कोट
पाई माइनस थीटा बनता है क्या, पाई है तो कोट का कोट, अक्स पे होता है पाई, तो अक्स पे वैल्यू कोट की कोट ही रहती है, ठीक है। वाई एक्स पे कोट की टेन बन जाती है, जैसे पाई बाई टू माइनस थीटा होता ना कोट में, तो ये टेन थीटा बन जाता, पाई बाई टू पे 3 पाई बाई टू पे कोट का टेन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ कोट का कोट, फिर पाई माइनस थीटा हमने देखा दूसरे क्वाड्रेंट में, तो कोट नेगेटिव और साथ में थीटा, तो यहाँ क्या बनेगा इसका, कोट पाई माइनस पाई बाई 3, कोट पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होगा, माइनस कोट पाई बाई 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में, इज इक्वल टू कोट वाई। तो यहाँ से वाई बराबर आएगा, पाई में से हम कुछ घटा रहे हैं ना, तो दूसरे क्वाड्रेंट में यानी कि 0 पाई के बीच में वैल्यू, तो वो आएगी 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 बिलोंग करेगा किससे, 0 से पाई, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। मुख्य मान ये होगा। एक्सरसाइज 2.1 का प्रश्नावली 2.1 का सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक के जो प्रश्न हैं उनमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, मुख्य मान निकालने सभी में, ओके। तो देखो नंबर 1 देखो, साइन इनवर्स -1/2, ये मैंने आपको बताया हुआ है, करना क्या आपको, साइन इनवर्स -1/2 के बराबर वाई ले लिया, तो वाई जो वो किससे बिलोंग करना चाहिए, साइन इनवर्स का परिसर क्या होता है, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में आना चाहिए, मुख्य मान का मतलब यही है, इस इंटरवल में वैल्यू होनी चाहिए वाई की। तो इसको कैसे लिखेंगे, -1/2 बराबर साइन वाई, साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड में हमने नॉर्मल फंक्शन बना दिया साइन का। अब साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है आपको पता है साइन पाई/6 की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो वो 1/2 होती है ना, बराबर साइन वाई। अब यहाँ आ रहा है नेगेटिव साइन, तो आपको पता है कि साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस वैल्यू जाएगी और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर दो वैल्यू जो होंगी उनमें से कौन सी आएगी वो देखिए, -पाई/2 से पाई/2, पाई/2 तो ये रहा और -पाई/2 ये रहा, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाली वैल्यू आएगी, मतलब साइन माइनस थीटा वाली वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि कह रहा है ना यहाँ पे पाई/2 होता ही है, यहाँ पीछे की तरफ चलेंगे तो -पाई/2 भी होता है और 3 पाई/2 भी होता है, ओके। तो ये वैल्यू जो है यहाँ पर जो हम वैल्यू लेंगे वो -पाई/2 से पाई/2 होगी, ठीक है। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है वो हमको लेना पड़ेगा, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे साइन माइनस थीटा मतलब -पाई/6, साइन -पाई/6 क्या होगा, माइनस साइन पाई/6, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव इसलिए माइनस आ गया, साथ में थीटा आ गया, बराबर साइन वाई। तो यहाँ से वाई हो जाएगा -पाई/6 जो बिलोंग करेगा -पाई/2 से पाई/2 के अंतराल, बंद अंतराल से, और यही होगा मुख्य मान, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखो, यहाँ पर हम मुख्य मान निकालने, तो कोस इनवर्स √3/2 बराबर मैंने वाई ले लिया। कोस इनवर्स आपको पता ही है, कोस इनवर्स का परिसर होता है 0 से पाई तक का, तो 0 से पाई के बीच में वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एकदम सिंपल है। √3/2 के बराबर हो जाएगा कोस वाई, ठीक है। और अब आपको पता है √3/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है, साइन में तो होती है पाई/3 की और कोस में होगी पाई/6 की, तो ये बनेगा कोस पाई/6 बराबर कोस वाई, ठीक है। अब देखो पाई/6 जो है, कोस को हम हटाएंगे तो यहाँ पे वाई बराबर पाई/6 आएगा, वो इस अंतराल से आ रहा है क्या, जी हाँ आ रहा है, पाई/6 होता है 30 और ये 0 से 80 का अंतराल है, ठीक है ना। तो कोस पॉजिटिव जो फोर्थ में होता है और फर्स्ट में होता है, इन दो इंटरवल में होता है। तो 0 से पाई तक का अंतराल कौन सा है वो देख लो, 0 से पाई तक का अंतराल ये 0 और यहाँ पाई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू हो जाएगी, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री यहाँ पे होगा ना, यहाँ से 30 डिग्री होगा पाई/6। बात समझ में आ रही है क्या, ये जो अंतराल है परिसर का वो हम देखेंगे वो 0 से पाई तक का है, तो इस अंतराल में वैल्यू आनी चाहिए। तो कोस पाई/6 देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, इसका मतलब वाई बराबर पाई/6 जो है वो मुख्य मान है, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखो, कोस इनवर्स 2, देखो कोसेक इनवर्स माफ कीजिए, कोसेक इनवर्स 2, इसके बराबर में वाई लिया, तो आपको पता होगा
कोसेक का जो परिसर है वो क्या है, कोसेक इनवर्स का -π/2 से π/2 और 0 इसमें शामिल नहीं है, यानी कि जो साइन इनवर्स में है वही है, बस 0 नहीं है, ठीक है ना। -π/2 से π/2 होना चाहिए और 0 इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो देखो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 2 = हो जाएगा कोसेक वाई, ठीक है, 2 बराबर हो जाएगा कोसेक वाई के। और कोसेक में 2 वैल्यू किसकी होती है, कोसेक साइन का व्युत्क्रम होता है ना, तो साइन में वैल्यू 1/2 देखेंगे, 1/2 होती है साइन में π/6 की, तो 1/sin π/6 जो वो कोसेक π/6 बनेगा, उसकी वैल्यू 1/2 यानी कि 2 हो जाएगी, ये कोसेक π/6 है, ठीक है ना। तो कोसेक π/6 पड़ेगा बराबर कोसेक वाई, तो y बराबर हो जाएगा π/6। अब हम चेक करेंगे कि ये y बराबर y/6 जो मुख्य मान है कि नहीं, तो देखो इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, क्या कर रहा है, -π/2 यहाँ पे, π/2 यहाँ पे, 0 इसमें शामिल नहीं है, तो ये अंतराल होगा, तो π/6 यहाँ होता है, देखो कोसेक में, कोसेक π/6 ये 30 डिग्री, ठीक है। तो ये इस इंटरवल से है, तो ये मुख्य मान है, ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, tan इनवर्स -√3 इसका मुख्य मान निकालना है, tan इनवर्स -√3 इसके बराबर मैंने y लिया, तो y किससे बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2 का खुला अंतराल जो होता है उससे बिलोंग करेगा, क्योंकि tan का जो परिसर है tan इनवर्स का वो देखिए ये है -π/2 से π/2 का खुला अंतराल, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा -√3 बराबर y कोस tan y, और √3 होता है tan π/3 बराबर tan y। तो tan आ रहा है नेगेटिव का, tan नेगेटिव कहाँ पे होता है देखेंगे हम, सेकंड में नेगेटिव होता है tan, फोर्थ में नेगेटिव होता है। tan का जो आपके पास परिसर है वो है -π/2 और π/2 के बीच में, मतलब ये वैल्यू है, ठीक है, ये वाली है, ये वाला नहीं है अंतराल, इसमें यहाँ पे पाई आ जाता है, तो ये 0 से π/2 और 0 से -π/2 ये वाला ये अंतराल होगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट इसमें शामिल नहीं है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा tan, इसका मतलब मुख्य मान जो वो फोर्थ क्वाड्रेंट से आएगा, और वो क्या आएगा आपको पता ही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में -θ होता है, tan -θ बनेगा ये, मतलब ये बनेगा tan -π/3 बराबर tan y, तो y बराबर हो जाएगा y = -π/3, और ये -π/3 यानी कि माइनस का 60 जो -90 से +90 के बीच में होगा, -π/2 से π/2 के बीच में होगा, ठीक है। -π/3 यहाँ आ जाएगा ऐसे, ये माइनस का 60 डिग्री बनेगा। प्रश्न नंबर 5 देखो, कोस इनवर्स -1/2 मुख्य मान निकालना है, बराबर y ले लिया, कोस इनवर्स की रेंज होती है, परिसर होता है 0 से π तक का अंतराल, ठीक है, बंद अंतराल होगा, तो -1/2 बराबर कोस y, सिंपल है। और कोस में 1/2 की वैल्यू जो होती है वो कोस π/3 होता है, क्योंकि ये साइन π/6 होता है और कोस में π/3 बनेगा, बराबर कोस y। आ जाइए क्वाड्रेंट पे, ये 0 ये π, परिसर जो वो 0 से π तक का है, ये तो यहाँ पर वैल्यू होनी चाहिए। कोस नेगेटिव कौन से में होता है, सेकंड में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी, तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू बनेगी π-θ, पाई यहाँ पे है और -θ बनेगा, ठीक है, तो π -π/3 बनेगा, कोस π -π/3, कोस π -π/3 जो माइनस कोस π/3 होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखिए पाई आ रहा है तो कोस का कोस आएगा, मतलब ये वैल्यू क्यों बराबर होगी इसके, कोस π -π/3 के बराबर माइनस कोस π/3 क्यों होगा, क्योंकि पाई आ रहा है तो कोस का कोस आएगा, और पाई -π/3 आ रहा है तो दूसरे क्वाड्रेंट में वैल्यू होगी, दूसरे क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव, इसलिए माइनस आ गया और साथ में थीटा आ गया, ठीक है, बराबर में कोस y, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा π -π/3, वो होगा 2π/3, और वही होगा हमारा मुख्य मान जो बिलोंग करेगा 0 से π के अंतराल से, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखो क्या कह रहा है,
टेन इनवर्स -1, इसके बराबर वाई ले लिया। टेन इनवर्स की रेंज आपको पता ही है -π/2 से π/2 के बीच, ठीक है। तो यहाँ -1 बराबर 10y, और माइनस तो है आएगा ही, 1 जो है वो आपको पता है 10π/4 होता है, बराबर 10y। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है 10, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कौन से चतुर्थांश में होगा 10, -π/2 से π/2 ये अंतराल, इस अंतराल में वैल्यू आएगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू होगी और वो होती है -θ, ठीक है ना। तो ये बनेगा -θ, मतलब 10 -θ, थीटा है आपके पास π/4, तो 10 - π/4 बराबर 10y, -10π/4 के बराबर हो गया 10 - π/4, तो y बराबर हो गया -π/4, जो बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के अंतराल में। तो प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे माइनस है कि प्लस है, ठीक है। पहले हमने 1/2 जो भी होता है उसकी वैल्यू देख लेते हैं। 10 के अंदर वैल्यू क्या है, क्योंकि बराबर में 10 है ना, कोस होगा तो कोस भी देख लेंगे। फिर हम देखते हैं नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में है, और परिसर जो वो कौन सी रेंज है, कहाँ से कहाँ तक है, उस अंतराल में कि -π/2 से π/2 तक है, यहाँ π/2, यहाँ -π/2। इस अंतराल में हम देखते हैं कि ये नेगेटिव कहाँ पे है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कहाँ पे वो देख लेते हैं। तो नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में था 10, वहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू जाएगी -θ की, ठीक है, और -θ जाएगा तो ये -π/4 हो गया, थीटा यहाँ पे π/4 है, ठीक है। तो -π/4 जो इस अंतराल से बिलोंग करेगा तो ये मुख्य मान होगा, ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3, इसके बराबर वाई लिया। तो सेक इनवर्स की रेंज मुख्य मान कहाँ से आएगा, देखिए जो कोस इनवर्स में था 0 से पाई, उसमें से हम π/2 हटा देते हैं, इस अंतराल से आएगा, ठीक है। यानी कि 0 से पाई का अंतराल, लेकिन π/2 हम हटा देते हैं सेक इनवर्स में, π/2 होता ही नहीं है क्योंकि उस पर वैल्यू इन्फिनिटी आती है, ठीक है, सेक में। तो यहाँ हो जाएगा 2/√3 बराबर सेक वाई। 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, देखिए सेक जो वो कोस का उल्टा होता है ना, व्युत्क्रम होता है, तो कोस में √3/2 वैल्यू किसकी होती है, तो कोस में √3/2 वैल्यू होती है कोस π/6 की, क्योंकि साइन π/3 जो है वो √3/2 होता है और कोस में π/6 बनता है। तो यहाँ ये बनेगा सेक π/6 2/√3, क्योंकि ये इसका व्युत्क्रम करेंगे हम तो 1/cos π/6 बराबर 2/√3, और ये बन जाएगा सेक π/6 बराबर 2/√3। तो सेक π/6 बराबर सेक वाई हो गया, और यहाँ से सेक पॉजिटिव है, तो π/6 जो आपको पता 0 से पाई के बीच में होगा, आप वैसे क्वाड्रेंट पे चेक कर सकते हो कि यहाँ 0 यहाँ पाई, तो ये अंतराल होगा, और सेक π/6 यहाँ पे होगा π/6, तो इसमें मुख्य मान आएगा y जो मुख्य मान होगा, क्योंकि 0 से पाई के बीच में आ रहा है ना, π/2 इसमें शामिल होता नहीं है, ठीक है, इस अंतराल से आ रहा है तो ये मुख्य मान है, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, कोट इनवर्स √3, कोट इनवर्स √3, इसके बराबर y ले लिया, मुख्य मान निकालना है। कोट में आपको पता ही है, कोट में जो आपके पास 0 से पाई तक का खुला अंतराल था वो परिसर होता है, ठीक है, 0 से पाई तक का खुला अंतराल जो होता है वो परिसर आएगा, तो उससे y बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे √3 बराबर कोट y, और √3 क्या होता है कोट में, 10 में होता है π/3, कोट में होता है π/6, ठीक है, 10 में π/3 की वैल्यू होती है, √3 जो कोट में π/6 बनेगा, 30 डिग्री बनेगा, और π/6 जो वो 0 से पाई के बीच में आएगा, तो y बराबर π/6 आपका मुख्य मान होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, कोस इनवर्स -1/√2, कोस इनवर्स -1/√2, इसके बराबर y लिया। कोस इनवर्स का आपको पता ही है
0 से पाई तक का अंतराल होता है। तो -1/√2 बराबर हो जाएगा कोस वाई। ठीक है, मुख्य मान निकालना हमको, वाई की वैल्यू इस अंतराल से आनी चाहिए, वही मुख्य मान होगा। -1/√2, माइनस तो आ जाएगा साथ में 1/√2 जो कोस में किसका मान होता है पता है आपको, कोस π/4 का, कोस π/4 का। तो 10वीं क्लास की जो इंडेक्स है वो आपको याद होनी चाहिए। क्लास 11 की जो आपको क्वाड्रेंट है चतुर्थांश वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद कोई समस्या है नहीं मुख्य मान निकालने में। बराबर कोस वाई। अब देखो 0 से पाई तक के बीच में कोस नेगेटिव कहाँ होता है, 0 से पाई तक के बीच में, ये 0 से पाई तक का अंतराल है, इसमें कोस नेगेटिव होता है दूसरे क्वाड्रेंट में, यहाँ पे नेगेटिव होता है, यानी कि पाई माइनस थीटा पे नेगेटिव होगा। ठीक है, तो कोस पाई माइनस थीटा मतलब पाई माइनस π/4 बन जाएगा ये, बराबर कोस वाई। सिंपल है। और ये हो जाएगा वाई बराबर पाई माइनस π/4 मतलब 3π/4। तो 3π/4 जो वो 0 से पाई के बीच में आएगा, ये मुख्य मान होगा, ये आंसर होगा। ओके, प्रश्न नंबर 10 देखो, यहाँ भी मुख्य मान निकालना है, 1 से 10 तक मुख्य मान निकालने थे। तो कोसेक इन्वर्स -√2 बराबर वाई ले लिया। कोसेक का आपको पता है जो साइन इन्वर्स में है -π/2 से π/2 वही अंतराल होगा, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आएगा। कोसेक में 0 जो है वो इन्फिनिटी बनाता है। ठीक है, क्योंकि परिसर मैंने बताया आपको, कोसेक इन्वर्स का परिसर जो है वो यहाँ -π/2 से π/2 तक का अंतराल -0। ठीक है, तो y की वैल्यू इस अंतराल से आनी चाहिए। तो -√2 बराबर कोसेक y बन जाएगा, और यहाँ से -√2 बराबर कोसेक y है, तो -√2 कोसेक में कौन सी वैल्यू होती है, √2। देखो कोसेक जो है वो आपको इंडेक्स पूरी याद नहीं है ना, तो साइन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए बस, साइन और कोस की। साइन की भी याद है तो उससे भी काम हो जाता है। तो √2 कोसेक में कौन सी वैल्यू होती है वो चेक करने के लिए क्या करेंगे, कोसेक साइन का होता है व्युत्क्रम। तो साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 1/√2 साइन में, साइन π/4 होता है 1/√2। तो कोसेक में ये √2 जो वो π/4 होगा, कोसेक π/4 जो वो √2 बनेगा, बराबर कोसेक y। क्यों बनेगा, रीजन आपको बताया हुआ है कि साइन π/4 जो वो 1/√2 है, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये तो बन जाएगा कोसेक, यानी कि 1/sin π/4 जो होगा कोसेक π/4, और यहाँ पे व्युत्क्रम होगा तो √2/1 यानी कि √2 बनेगा। तो कोसेक π/4 √2 बनेगा। ठीक है, अब देखिए कोसेक नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, तो कोसेक नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, -π/2 से π/2 के बीच। ये -π/2, ये π/2, 0 इसमें शामिल नहीं है, ये वैल्यू देखनी है हमको। इस अंतराल के बीच में नेगेटिव कहाँ होता है, चौथे चतुर्थांश में कोसेक नेगेटिव होता है, यानी कि -θ बनेगा, तो -π/4 बनेगा कोसेक में, कोसेक -π/4 ये होगा मान इसका, बराबर कोसेक y। तो y बराबर हो जाएगा -π/4 जो आएगा -π/2 से π/2 के बीच, और 0 इसमें शामिल नहीं है, इस अंतराल में हो गए, और ये होगा मुख्य मान। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 देखो, निम्नलिखित के मान याद कीजिए। 11 और 12 दोनों में मान निकालने हैं, वैल्यू बतानी है। तो देखो 11 नंबर, tan इन्वर्स 1 प्लस कोस इन्वर्स -1/2 प्लस साइन इन्वर्स -1/2। दो मेथड हैं ये इनकी वैल्यू निकालने के। नंबर 1 हम देख रहे हैं सबसे पहले, उसमें देखिए कोस इन्वर्स अक्स प्लस साइन इन्वर्स अक्स जो है वो होता है π/2। ठीक है, ये हम आगे देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 के बाद हम सर्व समीकरण देखेंगे, तब ये वैल्यू हमारे सामने आएगी कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स जो वो π/2 होता है, टेन इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स एक्स बराबर π/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो अंदर अक्स आ रहा है, यहाँ भी -1/2 है, यहाँ भी -1/2 है, तो दोनों में -1/2 सेम है, यानी कि अक्स आ रहा है, तो वैल्यू इनकी हो जाएगी π/2। और टेन इन्वर्स 1 की वैल्यू हम निकालें तो टेन इन्वर्स की जो रेंज है वो क्या होती है आपको पता है, -π/2 से π/2 के बीच। तो यहाँ पर जो वैल्यू हम निकालेंगे वो मुख्य मान ही निकालेंगे। ठीक है ना, तो कैसे निकाल सकते हैं, इसके बराबर ले लिया मैंने, टेन इन्वर्स 1 की जगह पे मैंने लिख लिया 10π/4,
ताकि इसका मुख्य मान जो यहाँ पर ये दोनों कट के हमको रिजल्ट में क्या देंगे, π/4, जो इस अंतराल में आ जाएगा, मुख्य मान π/4 आ जाएगा, और प्लस में इन दोनों का मान हो गया π/2। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा π/4 प्लस π/2 बराबर हो जाएगा 3π/4। 3π/4 ही होने वाला है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो इसको, तो नीचे भी यहाँ भी 4 बन गया, तो नीचे आ गया 4, ऊपर 2π प्लस पाई 3π/4। ये आंसर हो गया आपका, 2 ही स्टेप में, 2 स्टेप में ख़त्म। ठीक है, अब मेथड नंबर 2 देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के हिसाब से हम देखें तो मेथड नंबर 2 जो वो सही मेथड है, और पूरी एग्जाम की दृष्टि से देखें कि ये प्रश्न आ जाता है तो आप ये मेथड नंबर 1 भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि पूरे चैप्टर के हिसाब से देखें तो ये हम लगा सकते हैं यहाँ पे, ये सर्वसमीकाएँ, ये सूत्र, ये फॉर्मूलाज। ओके, अब मेथड नंबर 2 देखो, tan इनवर्स 1 है प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो देखो इसको मैं अक्स मान लेता हूँ, ये y ये z। सबसे पहले मैं लेता हूँ यदि tan इनवर्स 1 बराबर अक्स, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बराबर tan x, सही बात है, और 1 को मैं ले लूँगा tan π/4 बराबर tan x। tan π/4 जो है वो उसका मान 1 होता है, तो यहाँ से x बराबर मुझे मिलेगा π/4, जो बिलोंग करना चाहिए किससे, tan इनवर्स के परिसर से। मुख्य मान निकाल रहे हैं ना, तो -π/2 से π/2 का जो खुला अंतराल होता है वो होता है tan इनवर्स का परिसर, तो उससे बिलोंग कर रहा है। π/4 इन दोनों के बीच में ही होगा, -π/2 और π/2 के बीच होगा। ओके, तो एक तो ये आ गया, x का मान तो आ गया। अब y का मान निकालते हैं, और कोस इनवर्स -1/2 बराबर मैंने y लिया, तो ये बनेगा -1/2 बराबर कोस y, सही बात है, और -1/2 माइनस तो आ गया। अब 1/2 का मान क्या होता है कोस में, कोस याद कीजिए साइन π/6 का मान होता है 1/2, और वो कोस में π/3 बनता है, तो कोस π/3, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, सही बात है, बराबर कोस y। और यहाँ से कोस नेगेटिव, आप समझिए इस बात को, यहाँ पे है कोस इनवर्स, है ना, कोस नेगेटिव कहाँ कहाँ पे है, पहले तो इसकी बताओ कि रेंज क्या है। 0 से पाई होती है कोस इनवर्स की रेंज, 0 से पाई तक ले लीजिए, फर्स्ट स्टेप हो गई है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप, नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, यानी कि पाई माइनस थीटा होगा, तो ये हो जाएगा कोस पाई माइनस π/3, थीटा को ना π/3, तो इस वैल्यू के बराबर ये हो गया, बराबर कोस y है ही। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, y को कैपिटल ले रखा है मैंने, स्मॉल नहीं ले रखा है। ओके, ये ध्यान रखना है, तो यहाँ कैपिटल लेंगे, कोस y एंड y, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा y बराबर क्या, पाई माइनस π/3 2π/3, जो बिलोंग करेगा 0 से पाई के अंतराल में। ठीक है, तो y की वैल्यू भी आ गई। अब z की वैल्यू निकालते हैं, तो देखो z की वैल्यू यानी कि साइन इनवर्स -1/2 बराबर मैंने लिया z, तो ये बन जाएगा -1/2 बराबर साइन z, और यहाँ से बच जाएगा माइनस, और 1/2 जो वो हो जाएगा साइन π/6, साइन 30 का मान जो है वो 1/2 होता है, तो ये साइन π/6 बन गया। ठीक है, और बराबर में साइन z है। साइन नेगेटिव कहाँ पे होता है, यहाँ पे देखो क्वाड्रेंट में, पहले देखो साइन इनवर्स का जो रेंज है वो क्या होती है, परिसर -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, यानी कि इस रेंज में यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए। अब देखते हैं कि ये जो अंतराल है -π/2 से π/2 का, इसमें साइन नेगेटिव कहाँ पे है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी, यानी कि -θ आएगी, यहाँ -θ वैल्यू आती है, यानी कि ये बनेगा साइन -θ, मतलब साइन -π/6 बराबर साइन z, तो यहाँ से z बराबर हो जाएगा हमारे पास -π/6, जो
इंटरवल जो है अपना -π/2 से π/2 का उसमें आ जाएगा -π/6, ठीक है। जेड का मान भी आ गया। तब आपके पास ये जो व्यंजक था tan इन्वर्स 1 प्लस कोस इन्वर्स -1/2 प्लस साइन इन्वर्स -1/2, इसके बराबर मान क्या हो जाएगा, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो अक्स देखिए यहाँ पर π/4 प्लस वाई का मान 2π/3 और जेड का मान -π/6। देखिए पहले इन दोनों का जोड़ कर लेते हैं, वो π/2 ही आएगा, देख लेना। जब मैंने बोला था ना कि कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स π/2 होता है, ये वैल्यू दोनों की π/2 आई थी, है ना, हमने ली थी। तो वो देख लेते हैं π/2 आ रही है क्या। π/4 को एक बार ऐसे ही रहने देता हूँ मैं, ठीक है। इन दोनों का जोड़ करके देखता हूँ। एलसीएम है 6, 3 का भाग दिया 6 में, 2 बार 2 दूनी 4, 4 पाई और माइनस का पाई, ठीक है। तो ये बनेगा, देखिए क्या बनने वाला है, यहाँ पर देखिए 3π/6, यानी कि 3π/6 मतलब 3 दूनी 6, तो π/2 बन गया। देखो π/2 बन गया, है ना, और वैल्यू वापस वही आ जाएगी फिर 3π/4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 में भी हमको मान निकालना है। तो देखिए कोस इन्वर्स 1/2 प्लस 2 साइन इन्वर्स 1/2, इसके भी दो मेथड है मान ज्ञात करने के, वैल्यू निकालने की। क्या है मेथड नंबर 1, देखो कोस इन्वर्स 1/2 प्लस ये 2 जो है इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ, मतलब ऐसे लिख लेता हूँ, साइन इन्वर्स 1/2 प्लस साइन इन्वर्स 1/2, ठीक है। डबल था, एक एक कर लिया हमने। अब इन दोनों का प्लस जो है वो देखिए, कोस इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स एक्स π/2 बनेगा, तो ये तो बन गया π/2, ठीक है। प्लस ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चूँकि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स क्या होता है, π/2 होता है, ठीक है। ये वैल्यू होती है। प्लस में साइन इन्वर्स 1/2। अब देखो साइन इन्वर्स 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन बताइए π/6 की। यहाँ पे यहाँ समझते हैं, साइन इन्वर्स हमको यहाँ पर मुख्य मान बताना है, ठीक है। तो वही लेंगे वैल्यू, ऐसा नहीं कि π/6 ही ले लें, मुख्य मान के हिसाब से वैल्यू लेंगे। तो देखिए साइन इन्वर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, और यहाँ ये प्लस की वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब कहाँ पे आएगा, साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ इस अंतराल में वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। इस अंतराल में पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 1/2 जो है हम ले लेंगे साइन π/6, ये वैल्यू साइन ये π/6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कट होके हमको रिजल्ट देगा π/2 प्लस π/6, यानी कि 6 एलसीएम में 2 3 6, 3π प्लस π 4π/6, ओके। और ये बन जाएगा 2π/3। एक मेथड तो ये है। अब मेथड नंबर 2 देखो, मेथड नंबर 2 में दोनों की वैल्यू निकालेंगे कि कोस इन्वर्स 1/2 प्लस 2 साइन इन्वर्स 1/2, ठीक है। इसको मैंने x ले लिया, इसको मैंने y ले लिया, और दोनों की वैल्यू निकालेंगे कि कोस इन्वर्स 1/2 बराबर x है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 बराबर कोस x, ठीक है। और कोस 1/2 जो है आपको पता है कोस π/3 होता है, साइन π/6 होता है और कोस में π/3 होता है, 1/2 जो है बराबर में कोस x। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x बराबर π/3, जो बिलोंग करेगी कोस इन्वर्स के मुख्य मान परिसर से, यानी कि 0 से π तक का जो अंतराल है उससे बिलोंग कर रही है π/3, इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। फिर y का मान निकालते हैं, और 2 साइन इन्वर्स 1/2 बराबर मैंने ले लिया y, ठीक है। तो यहाँ से देखो साइन इन्वर्स 1/2 बराबर y/2, ठीक है। और यहाँ से 1/2 बराबर साइन y/2, 1/2 बराबर साइन y/2, सही है। 1/2 आपको पता ही है क्या होता है, साइन में साइन π/6 का मान होता है बराबर साइन y/2। तो यहाँ से y/2 बराबर हो जाएगा
पाई बाई 6, साइन से साइन कट, ठीक है। और ये 2 से काटेंगे तो 3 टाइम्स, तो y इज इक्वल बनेगा पाई बाई 3, जो बिलोंग करना चाहिए साइन इन्वर्स के अंतराल से, इंटरवल से कर जाएगा बिलोंग, ठीक है। तो ये बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2 कर रहा है बिलोंग, ओके। अब वैल्यू पुट कर दो बस, और कुछ नहीं है। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो कोस इन्वर्स 1/2 प्लस 2 साइन इन्वर्स 1/2 बराबर हो जाएगा, x का मान है π/3 और y का मान भी π/3, तो π/3 प्लस π/3 यानी कि 2π/3, बस ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो यहाँ पे आई थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 देखो, यदि साइन इन्वर्स x बराबर y तो y किससे बिलोंग करेगा। तो देखो आपको पता है साइन इन्वर्स x जो है वो, ये वैल्यू जो वो परिसर से आएगी, इसके बराबर y है तो y आएगा परिसर से। और साइन इन्वर्स x का परिसर रेंज क्या होती है, रेंज होती है -π/2 से π/2 तक की वैल्यू, बंद अंतराल होता है ना। तो यहाँ पर y जो बंद अंतराल -π/2 से π/2 तक, बंद अंतराल का मतलब है ये दोनों वैल्यू भी आएंगी इसमें शामिल होंगी, मतलब -π/2 भी शामिल होगा और π/2 भी शामिल होगा। तो y जो है वो -π/2 से बड़ा या बराबर और π/2 से छोटा या बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर है। देखो tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, देखो tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2 का ये अंतराल होता है, खुला अंतराल, ये दोनों पॉइंट इसमें शामिल नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो वो इस अंतराल में आनी चाहिए। तो देखो tan इनवर्स √3 हम ले लेंगे, tan π/3 का मान जो वो √3 होता है, tan π/3 इसी अंतराल में होगा। देखिए यहाँ पर π/3 हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना, π/3 मतलब 60 डिग्री, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा ये, ठीक है। फिर माइनस सेक इनवर्स, अब देखो यहाँ अंदर माइनस सेक में 2 जो वो किसका मान होता है सेक में, वो देखो पहले तो 2 जो होता है हमारे पास, कोस में 1/2 किसका होता है, साइन में π/6 का होता है, कोस में π/3 बनेगा और सेक में भी π/3 बन जाएगा। फिर ये 2 का मान जो है वो सेक π/3, ठीक है, माइनस सेक π/3। तो पहले हम ये देखेंगे कि सेक इन्वर्स जो है उसकी रेंज क्या है। सेक इन्वर्स की रेंज जो वो जो कोस इन्वर्स की थी ना 0 से पाई, वही रेंज होती है, लेकिन बस यहाँ जो π/2 होता है वो शामिल नहीं होता, क्योंकि सेक में π/2 का मान जो वो अनंत बनता है ना। तो ये अंतराल है, इस अंतराल में हमको वैल्यू देखनी है। यहाँ पर ये जो भी थीटा का मान आएगा ना π/3 जो भी आएगा वो इस अंतराल में आना चाहिए। माइनस है, सेक नेगेटिव है, नेगेटिव होता है दूसरे चतुर्थांश में सेक यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा पाई माइनस थीटा, ही तो बनेगा दूसरे चतुर्थांश में, यानी कि पाई माइनस π/3 तो नेगेटिव होगा। बात समझ में आई, मतलब सेक पाई माइनस π/3 जो वो क्या बनाएगा, माइनस सेक π/3 बनाएगा। क्यों, सेक पाई माइनस π/3, देखो पाई का तो हो जाएगा वापस सेक का सेक, पाई आ रहा है तो, और पाई माइनस थीटा हो रहा है, मतलब दूसरे चतुर्थांश में सेक होता है नेगेटिव तो माइनस आ गया, और साथ में थीटा आ जाएगा π/3, मतलब ये बन जाएगा, ये तो कट हो जाएगा आपको पता है, यहाँ से तो हमको मिल जाएगा π/3 माइनस ये बन जाएगा सेक इनवर्स 12, और ये बन जाएगा अंदर वाली वैल्यू सेक पाई माइनस π/3, ओके। तो यहाँ π/3, अब ये कट और माइनस में पाई माइनस π/3, ठीक है। तो ये बन जाएगा π/3 माइनस पाई प्लस π/3, तो ये हो जाएगा 2π/3 माइनस पाई, 2π/3 माइनस पाई, मतलब माइनस π/3, माइनस π/3 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। यहाँ पर एक्सरसाइज होगी अपनी कंप्लीट, एक्सरसाइज 2.1, ओके।